तो हाँ भाई भैया, क्या हाल है। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय ज़ौद पशिमा का पशिमा होना। तो करते हैं एक और वीडियो का शुरुआत अपने एक और ख़ूबसूरत शेर से। कि मेरे कत्ल के बाद, यानी कि जब उसने मुझको छोड़ दिया, उसने जो मेरे अंदर का जो इंसान था जब उसका कत्ल कर दिया, उसने जफा से तौबा। तो उसने फिर दगाबाजी जो थी, जो उसने बेवफाई की, उसने एक रहल कायम की हुई थी, जब उसने उससे जान छोड़ी तो फिर उसने तौबा की। लेकिन अब जिसकी वाट लग गई उसकी वाट तो लग गई। तो हाय उस ज़ौद पशिमा का पशिमा होना कि अब उसके शर्मिंदा होने से कि यार ये मैंने क्या कर दिया, कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज़ाहिर सी बात है, इस सब का इस वीडियो से, आज की वीडियो से कोई ताल्लुक़ नहीं है। एनीवेज़ हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम ओ लेवल बायोलॉजी का पेपर 2 सॉल्व करने लगे हैं। थ्योरी पेपर है, वेरिएंट 21 है, मई जून 2023 से। और आज भाई यहाँ पे तो बड़ी बेहतरीन हवाएं शवाएं चल रहे हैं। एंड बाय द वे, व्हाट अ लवली वेदर टुडे। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस ओवर 50 डिफरेंट हार्मोन्स। ठीक है, उसने कहा कि जो इंसान का जिस्म है वो 50 से ज़्यादा हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय द टर्म हार्मोन। तो सिंपल सी बात है, उसने कहा है कि हार्मोन की डेफिनेशन यहाँ पर लिखिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे हार्मोन क्या होता है। हार्मोन, you can say it's a specific messenger molecule that is synthesized by an endocrine gland and it is secreted by the same gland into the blood। और जो blood है, blood carries the hormone to the specific tissue, to specific organ upon which it acts, and it alters the activity of that particular organ. So this is your definition of hormone. So a hormone is a specific messenger molecule synthesized and secreted by an endocrine gland। एंडोक्राइन ग्लैंड्स बहुत सारे होते हैं। सबसे बेहतरीन मिसाल इसकी हमारे पास है हाइपोथैलेमस की। एंडोक्राइन ग्लैंड into the blood which carries them to specific organs, or you can write tissues, upon which they act and they alter the activity of the organ। So this is your answer to part A, हार्मोन। हार्मोन एक ऐसा मैसेंजर मॉलिक्यूल है, देखिए उसने मैसेज ही लेके जाना है ना, एक ऑर्गन तक, टिश्यू तक उसने एक मैसेज ही लेकर जाना है आफ्टर ऑल। तो अब वो जो मैसेज लेकर जाता है, वो मैसेज, अब देखिए वो मैसेज लेके जाता है तो वो क्या बन गया, मैसेंजर। वो एक किस्म का पैगंबर बन गया। ही हैज़ बिकम नाउ अ पैगंबर, जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक हमारा जो है मैसेज लेके जाता है। और ये मैसेज जो है ये काफ़ी स्लो एंड स्टडी होता है। उसे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ये नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती। तो फिर वो उस ऑर्गन तक ले जाता है विया ब्लड लेके जाता है। और वो जो ऑर्गन होता है, जब वो इस हार्मोन को रिसीव करता है तो हार्मोन अंदर जाके उसकी एक्टिविटी को अल्टर करता है। एंड दैट्स हाउ द गेम वर्क्स। ओके, नाउ पार्ट बी में वो क्या कहता है, द लिस्ट शोज सम ऑफ द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। एड्रेनालिन, luteinizing hormone LH, insulin, progesterone, progesterone, glucagon। Complete table 1.1 by writing the correct letters in each box. Each box can contain one or more letters and each letter can be used more than once। Okay, the first one has been done for you। Produced in the pancreas, तो उसने हमें कहा insulin and glucagon, everybody knows this, they are produced in our pancreas produce the insulin and glucagon। Okay, now produced in the
पिट्यूटरी ग्लैंड में हमारे पास कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है इन सब के अंदर से? तो पिट्यूटरी ग्लैंड में produced in the ovary, produced in the pituitary gland। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड के ना दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब जो सा होता है वो एक बनाता है सोमैटोट्रोपिन और दूसरा बनाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो पोस्टीरियर लोब होता है वो वैसोप्रेसिन बनाता है, जिसे एडीएच भी कहते हैं, और ऑक्सीटोसिन बनाता है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर हमारे पास जो गोनाडोट्रोपिक हार्मोन्स हैं, दैट आर द एफएसएच, द एलटीएच एंड द एलएच। So the luteinizing hormone here is going to be our answer B. So B is going to fit in here. ठीक। And now produced in the ovary। ओवरी के अंदर हमारे पास कौन कौन से हार्मोन्स जो हैं प्रोड्यूस्ड होते हैं? ओवरीज के अंदर प्रोजेस्टेरोन फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूस होता है। ओवरीज के अंदर प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ एक हार्मोन और प्रोड्यूस होता है ओवरी से। ओ से आपने याद रखना है ऑस्ट्रोजन। तो डी एंड ई दोनों हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं ओवरी के अंदर। रिलीज टू इंक्रीज द ब्लड शुगर कंसंट्रेशन, रिलीज टू इंक्रीज ब्लड शुगर कंसंट्रेशन। अच्छा, ब्लड की जो मात्रा है उसको बढ़ाने के लिए कौन सा रिलीज होता है हमारे पास? इंसुलिन जो है हमारे पास, इंसुलिन तो ब्लड के अंदर से आपके लिवर में उसको कन्वर्ट करती है ना। इंसुलिन जो है वो लिवर को इन्फ्लुएंस करती है कि वो ब्लड में से एक्सेस ग्लूकोज अपने पास रख ले। इन साथ ही साथ अच्छा ठीक है, वो तो इंसुलिन तो उसको इन्फ्लुएंस करती है, लेकिन ग्लूकागॉन जब आपके ब्लड में शुगर कंसंट्रेशन कम होती है तो इंसुलिन है दैट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकागॉन। सॉरी, जो ग्लूकागॉन है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और आपकी ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। एक तो हो गया हमारे पास एफ। अच्छा, एड्रीनालिन जो है, एड्रीनालिन इट प्रिपेयर्स आवर बॉडी टू ओवरकम द इमरजेंसी सिचुएशंस। इसको इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एड्रीनालिन जो है ना उसके अंदर देखिए जब भी कोई ऐसी कोई नर्वस स्टेट आएगी या फियर, एंगर, एग्जाइटी इस तरह का होता है तो सबसे पहले आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड फोर्स लिम्ब का बढ़ता है, ब्लड टू एलिमेंट्री कनाल वो बढ़ता है, एंड जो आपकी स्किन है उसमें भी चेंज आती है। लेकिन तब देखें जब हार्ट बीट इंक्रीज करनी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करनी है तो ऑब्वियसली उनको अपने फंक्शन के लिए ग्लूकोज भी चाहिए। तो उस दौरान जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आते हैं तो एड्रीनालिन रिलीज होता है जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। सो इट इज आल्सो एड्रीनालिन। अच्छा, रह क्या गया? रिलीज टू बिल्ड अप द यूट्रस लाइनिंग आफ्टर द मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद जो यूट्रस की लाइनिंग है उसको बिल्ड अप करने के लिए कौन सा हार्मोन इस्तेमाल होता है, कौन सा हार्मोन आपकी बॉडी यूटिलाइज करती है? दैट इज ऑस्ट्रोजन। दैट इज ऑस्ट्रोजन। ऑस्ट्रोजन जो है वो इसलिए रिलीज होता है ताकि यूट्रस की जो लाइनिंग है, यूट्रस की वॉल्स की लाइनिंग है वो दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट हो आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। ओके, नाउ सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 गया। क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कहता है? meerkats are small mammals that live in the deserts which are dry and open habitats। meerkats उसने दिखाए हैं हमें यहाँ पे। अच्छा ठीक है, meerkats दिखा दिए हैं। मैमल्स हैं, 4 लेग्स हैं इनकी, ठीक है। और that live in deserts, ये फीड भी कर लेते हैं बेबीज को। that live in deserts which are dry and open habitats। deserts are very hot during the day but cold at the night। meerkats are carnivores which search for the food during the daytime। तो मीरकाट्स जो हैं वो कार्निवोर्स हैं। तो दे फीड बोथ ऑन प्लांट्स एंड ऑन एनिमल्स, ठीक है। अब उसने क्या कहा है? यूजिंग द विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन द फूड वेब कंप्लीट द गैप्स इन टेबल 2.1 टू क्लासिफाई द नेम्ड ग्रुप्स। अब उसने कहा है हमें कि ये जो आपको साफ दिखाई जा रहे हैं प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स कह रहा हूँ, एनिमल्स जो हैं
उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखने को मिलती हैं यहाँ पे, वो उसकी बिना पर मुझे यहाँ पे लिख के दो कि क्या हो सकता है। ठीक। अच्छा, स्कॉर्पियन है हमारे पास, ग्रुप विजिबल क्लासिफिकेशन फीचर मीरकाट है, मैमल है, स्नेक है। अच्छा, ईगल को उसने पहले ही कर दिया, ठीक है। ईगल वर्टिब्रेट है हमारे पास, ऑब्वियसली बर्ड है, और इसके पास क्या है, फेदर्स हैं, इसी वजह से ये बर्ड की ग्रुप में आता है हमारे पास। तो अब हमने स्कॉर्पियन, मीरकाट और स्नेक के बारे में पता लगाना है यहाँ पे इस सब को देखते हुए। अच्छा, अब यहाँ पे स्कॉर्पियन देखें। स्कॉर्पियन की हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 लेग्स हैं स्कॉर्पियंस की, ठीक है। 8 लेग्स का मतलब क्या आता है, ये अरेक्निड्स के ग्रुप में फॉल करता है, ये अरेक्निड्स के ग्रुप में फॉल करता है। क्या इसकी वर्टिब्रेट है या नहीं? वर्टिब्रेट ऑब्वियसली नहीं है इसके पास, ये आर्थ्रोपॉड है, ये आर्थ्रोपॉड है, ये वर्टिब्रा नहीं है, आर्थ्रोपॉड है ये। और इसकी क्या वजह थी जिसकी वजह से हमने कहा कि जी ये अरेक्निड्स है? इसके 2 पेयर्स ऑफ लेग्स हैं या 8 लेग्स हैं, जो मर्जी लिख दें। इट हैज 2 पेयर्स ऑफ लेग्स which classify this as 2 pairs of legs, जिसकी वजह से ये हमें समझ लगी कि भाई ये तो हमारा है, क्या कहेंगे इसे, हमारा अरेक्निड्स है। अच्छा, मीर कार्ड क्या है? वर्टिब्रेट है, आर्थ्रोपॉड, ऑब्वियसली वर्टिब्रेट है। ये देखें, दिखने में तो ये बंदर जैसा लग रहा है, लेकिन है ये वर्टिब्रेट ही। वैसे बंदरों की वर्टिब्रेट भी होती है। स्नेक क्या है? स्नेक की वर्टिब्रेट होती है, नहीं होती? स्नेक की जो वर्टिब्रेट स्नेक में भी होती है, लेकिन उसकी वर्टिब्रेट इज अलॉट 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 फ्लेक्सिबल, तो उस वजह से स्नेक भी हमारे पास वर्टिब्रेट है। जबकि जो हमारे पास स्नेक है, स्नेक स्केन की, आप यहाँ पे देखें बॉडी के ऊपर हमें स्केल्स दिखने को मिलते हैं, स्केल्स, निशान, स्कार्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से ये फॉल करता है रेप्टाइल्स के ग्रुप में। रेप्टाइल्स के ग्रुप में स्नेक फॉल करता है। क्यों? बिकॉज इट हैज स्केल्स ऑन द बॉडी। और अच्छा, अब मीर काट की हमें देखने को मिले, इसने काफ़ी इसकी फ्लफी सा जिस्म दिखाया है, इसके हमें जिस्म पे देखने को बाल मिल जाते हैं, ठीक है। तो इट हैज़ फर्स, इट हैज़ हेयर्स, इट हैज़ अ फ्लफी स्किन, सो इट हैज़ हेयर, या लिख दें फ्लफी स्किन, तो ये भी सही जवाब होगा। इस वजह से हमने इसको क्लासीफाई किया मैमल्स के ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, तो ये थोड़ा सा लंबा सवाल हो गया। पार्ट 2 में क्या कहते हैं, एक्सप्लेन, सजेस्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट माइट हैपेंस टू द पॉपुलेशन ऑफ द स्नेक एंड बीटल्स इन द फूड वेब इफ द नंबर ऑफ मीर कैट्स वेंट डाउन। अच्छा, अगर ये मीर कैट्स जो हैं ये कम हो जाएंगे, तो व्हाट विल हैपन टू द नंबर ऑफ द स्नेक्स एंड द नंबर ऑफ द बीटल्स, इन दोनों में क्या फर्क आएगा? अच्छा, अब होना क्या है यहाँ पे वो देखने वाली बात है, ठीक है। जो मीर कैट्स हैं, जब नंबर ऑफ मीर कैट्स विल फॉल, तो मीर कैट्स फीड करते थे बीटल के ऊपर, ठीक है। तो बीटल की जो पॉपुलेशन है ऑब्वियसली इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि एक तो उसको स्कॉर्पियन खा रहा है, दूसरा उसको मीर कैट खा रहा है। मीर कैट गिर गया तो बीटल जो है ज्यादा सर्वाइव कर जाएगा, कि उसका वाहिद जो प्रीडेटर है वो स्कॉर्पियन रह जाएगा, तो बीटल की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्नेक, अब स्नेक जो है दैट इज डायरेक्टली फीडिंग ऑन द मीर कैट्स, व्हेन यू डिक्रीज द नंबर ऑफ मीर कैट्स ऑब्वियसली द नंबर ऑफ स्नेक्स विल फॉल डाउन, बिकॉज जो ईगल है वो आके स्नेक को उठा के ले जाएगा और स्नेक्स बचेंगे कोई नहीं। स्नेक्स क्योंकि मीर कैट्स पे फीड करते हैं, तो उनकी जब मीर कैट्स होंगे नहीं तो स्नेक किस पे फीड करेगा, और स्नेक ज्यादा बचेंगे कोई नहीं। तो ये सारी बात है, इधर यहाँ पे जो तशरीह लिखनी है। तो पहले बीटल की बात कर लेते हैं। एज द नंबर ऑफ मीर कैट्स डिक्रीजेस,
the number of meerkats decreases, the number of beetles increases because now their only predator is scorpion. तो सिर्फ बिच्छू ही रह गया जिसने उसको आके खाना है और उसको कोई नहीं कुछ कहेगा बीटल्स को. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दी स्नेक्स, सो द नंबर ऑफ स्नेक्स ऑब्वियसली डिक्रीज कर जाएगा बिकॉज उनके पास फूड ही अवेलेबल नहीं है. दे ओनली फीड ऑन द मीर कैट्स. सो द नंबर ऑफ snakes would decrease because they only feed on meerkats which are now lesser in number. अच्छा, वैसे बायोलॉजी मुझे देखने में काफ़ी आसान लग रही है इस बार, क्योंकि इसमें बायोलॉजी आसान ही है वैसे, मैं आपको बताऊं. ठीक है. अच्छा, अब उसने कहा सजेस्ट करें, मशवरा दें एंड एक्सप्लेन व्हाई डेजर्ट्स यूजुअली हैव लो बायोडाइवर्सिटी. मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं लो बायोडाइवर्सिटी की वजह से. एक तो इसका हॉट ट्रॉपिकल टेम्परेचर, इतने बड़े टेम्परेचर के ऊपर ज़्यादातर जो प्लांट्स है, ज़्यादातर एनिमल स्पीशीज़ हैं, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते. देखें, अब उसकी वजह से प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा तो प्रोड्यूसर्स तो हैं ही कोई नहीं, तो चेन चलेगी कि कोई नहीं आगे. फूड चेन वहीं पे थप बंद हो जाएगी. सो नंबर वन रीज़न इज़ कि डेजर्ट्स में, मेरे ख्याल टॉप रीजन पे आएगी हुई है कि डेजर्ट्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशंस होती हैं. हार्श कंडीशन की वजह पे वहाँ पे कोई रहना पसंद नहीं करता. आपको भी कोई मारे धारे रोजाना तो आप भी उसके साथ उसके करीब जाना पसंद नहीं करेंगे, ऑब्वियसली बात है. तो यही आई थिंक दिस इज द मेन रीज़न. और भी वजूहत हो सकती हैं. और दूसरी मेरे ख्याल से सबसे बड़ी वजूहत वहाँ पे, अब हॉट टेम्परेचर है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है. ड्राइनेस ऑब्वियसली डेजर्ट्स में ड्राइनेस बहुत आती है, तो वाटर डेफिशिएंसी इज अनदर बिग मेजर हिट टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो मेरे मुताबिक तो यही दो वजूहत होंगी जिसको हम यहाँ पे बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से लिख सकते हैं. सो इट इज़ द हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस, हार्श environmental conditions which do not allow the plants, या पे मैं लिख सकता producers to grow या increase. As a result, harsh environment did not allow the plant produce to grow. As a result, the number of predators, so the food chain doesn't continue. तो एक तो आपने यही लिख दिया कि उधर जी गर्मी बहुत होती है. दूसरा आप क्या यहाँ पे लिख सकते हो, सोचने में, बस ऐसे ठीक. एक सेकंड. तो हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस है ना, और दूसरा इधर आप साथ लिख दो हाई टेम्परेचर भी लिख दो इसके साथ, हाई टेम्परेचर्स ये भी साथ लिखो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. अच्छा, अब साथ में एक और बात क्या है कि ड्राइनेस बहुत होती है. वाटर होता ही कोई नहीं है, जिसकी वजह से जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो वाटर ऑब्टेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ देम आर नॉट एबल टू सर्वाइव. पानी होगा नहीं तो भाई रहोगे कैसे. एक इंसान जो है, मैं आज कहीं पढ़ रहा था कि वो 3 महीना बगैर खाने के सर्वाइव कर सकते. वन हेल्दी मैन कैन सर्वाइव 3 months विदाउट ईटिंग फूड. लेकिन अगर पानी इसको बंद करोगे तो हफ्ता भी ज़्यादा बोलो, 3-4 दिन से ज़्यादा लगने ही कोई नहीं है उसको फोत होते. वो भी हिम्मत है, 3-4 दिन बच गया. हमारे जैसे पाकिस्तानियों को तो कोई हाल कोई नहीं, बचना ही कोई नहीं. खैर. अच्छा, दूसरा ड्राइनेस या डेफिशिएंसी ऑफ वाटर is another major hit to the plants, animals, and they are not able to survive. चलो जी, ड्राइनेस ठीक.
ये तो आंसर हो गया 2 नंबर का, मेरे ख्याल है बहुत लिख दिया हमने। अच्छा अब क्या है, मीरकैट्स आर सोशल एनिमल्स लिविंग इन ग्रुप्स ऑफ 10 से 15 इंडिविजुअल्स। तो इन्होंने अपने ग्रुप्स बनाए, जिस तरह आपके 4th ईयर 5th ईयर में MS4 MS5 के अंदर आपके जो 150 की क्लास होती है मेडिसिन की, वो डिवाइड हो जाती है आपके पास 15-15 के बैच में। तो मेरा ज़्यादातर तो 15-15 के बैच में डिवाइड हो जाती है, और फिर वही जो 15 बंदे होते हैं उन्होंने ही अगला चौथा साल और 5वां साल सारा वही होना, क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी वार्ड्स होते हैं और ऑस्की होती है। वार्ड और ऑस्की दोनों के अंदर बस वो 15 बंदे ही हैं। तो जो आपकी वो 150 की क्लास थी वो लिमिट होती थी 15 बंदों तक। तो सिमिलरली उसने हमें कहा कि मीर कैट्स जो हैं और सोशल एनिमल्स, देखिए घुलते मिलते हैं। देखें आप भी तो अपने 150 क्लास फेलो से मिले थे जब आप फर्स्ट ईयर में आए थे। अब आप क्या है 4th ईयर में आप गए तो आपको उसने 10 से 15 इंडिविजुअल में बना दिया। व्हेन दे आर नॉट आउट इन ओपन, एक मिनट रुकते हैं, व्हेन दे आर नॉट आउट इन ओपन, तो दे स्पेंड टाइम इन नेटवर्क ऑफ बरोज विच कैन बी डीप एज 1.5 मीटर। जब देखिए, जब वो खुले आसमान में, जब वो धूप तपती धूप तपिश में नहीं होते, तो वो बरोज का एक नेटवर्क बना लेते हैं जिसकी गहराई 1.5 मीटर तक हो सकती है। अब मुझे 3 वजूहत बताएं जिसकी वजह से बरोज जो है मीर कैट्स की सर्वाइवल में उनको एड करते हैं। अच्छा, आप जब उन्होंने बरोज बना लेते थे 1.5 मीटर्स डीप, तो नंबर, अच्छा उसने एक बात शुरू में कही थी कि जो डेजर्ट्स होते हैं दे आर कोल्ड एट नाइट। तो मेरे ख्याल में एक तो वो उनको मतलब रात के वक्त उनकी तपिश जो है वो बरकरार रहेगी, दे विल रिटेन देयर हीट एट अ नाइट टाइम। दूसरी बात ये कि दिन में अब क्या होगा कि वो उनको सनलाइट से, जो सनलाइट और सनलाइट की जगह पे शेड देंगे उनको। और तीसरा ये कि देखें वो बरोज के अंदर रहते तो वो प्रीडेटर से भी दूर रहेंगे। और चौथी जगह क्या कि देखें अगर वो खुले में जाके अगर अपने चाइल्ड को एक फीमेल मीर कैट जो है अपने बच्चे को अगर वो ओपन में रिप्रोड्यूस करेगी, बर्थ देगी, तो होगा उसे क्या क्या कोई प्रीडेटर आके उस पर हमला कर सकती है। वैसे ही इतनी हार्श कंडीशन होगी कि उसका जो बच्चा है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ये 3-4 मल्टीपल रीजन हैं, इनमें से उनमें से 3 लिख दें कि बेहतर। तो पहले मैं एक लिखूंगा कि burrows provide an amazing shelter from the sunlight। तो नंबर 1 चीज ये कि सनलाइट से बचाई रखता है। नंबर 2 पे आप लिख सकते हैं कि दे अलाउ द फीमेल meerkat to easily and safely give birth to her child, या ऑफस्प्रिंग जो मर्जी लिख दें चलेगा। meerkat easily and safely give birth to her child। और तीसरा आप इसमें क्या लिख सकते हैं, हाँ देखिए वो बड़ों में रहेगा तो उसको प्रीडेटर भी हमला नहीं करेगा। दे हेल्प द मीर कैट्स स्टे अवे फ्रॉम दी प्रीडेटर्स। तो इकोलॉजी भी कर ली हमने और शुरू में न्यूरो भी कर ली, ठीक है। क्वेश्चन 2 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन 3 किस पे है? अच्छा मैं गायनी नहीं बोलूंगा यहाँ पे, रिप्रोडक्शन में से आया। अच्छा जी, क्वेश्चन 3 में वो बोलता है फिगर 3.1 शोज अ यंग टोमेटो ग्रोइंग नियर अ विंडो, सेल्स फ्रॉम 2 पोजीशन इन द स्टेम आर शोन। ठीक है, तो उसने दिखाया कि फिगर 3.1 शोज अ यंग टोमेटो प्लांट, टमाटर का है ये पौधा है, टमाटर बूटा, ग्रोइंग नियर अ विंडो। ठीक है, तो ये विंडो के करीब ग्रो कर रहा है जहां से लाइट आ रही है। तो सेल्स फ्रॉम 2 पोजीशन इन द स्टेम आर शोन। तो एक्स के ऊपर ये मेरे ख्याल है इसने एक लीफ का सेल दिखाया है और वाई के अंदर उसने स्टेम सेल दिखाया है। ठीक है, द सेल्स एट एक्स डिवाइड कॉन्स्टेंटली, दे देन इंक्रीज इन साइज एंड, जो एक्स के सेल्स हैं दे डिवाइड कॉन्स्टेंटली, दे देन इंक्रीज इन साइज एंड सम फॉर्म mature cells like the one shown from the position y। ठीक है,
cells at position x and y differ in size and shape, give two other differences between these cells। देखिए एक तो x and y साइज और शेप में डिफर करते हैं, दूसरा वो किस चीज में डिफर करेंगे उसने हमसे ये पूछा है। अगर अब आपकी स्ट्रक्चर को देख लेना, स्ट्रक्चर में से आपको तीनों जवाब नजर आ जाने हैं, ठीक है। सेल वॉल दोनों के पास है। अब ये सेल फ्रॉम पोजीशन एक्स है, इसका साइटोप्लाज्म का साइज देखें और इसके साइटोप्लाज्म का साइज देखें तो वाई के पास बेहतर साइटोप्लाज्म है। तो नंबर एक तो आप लिख दें कि सेल वाई हैज अ लार्जर साइटोप्लाज्म, ठीक है। और दूसरी चीज भी अभी इधर से देख सकते हैं, एक्स के पास सैप वैक्यूल है ही कोई नहीं, वाई के पास सैप वैक्यूल है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास है। फर्क इसमें एक और है कि वाई के पास क्लोरोप्लास्ट हैं, काफी ज्यादा है, वहां पे देखी कोई नहीं रहे साइटोप्लाज्म, उसमें क्लोरोप्लास्ट दिख ही नहीं रहे उधर वहां पे। तो सेल वाई हैज अ लार्जर साइटोप्लाज्म सेल फ्रॉम पोजीशन वाई। तो सेल वाई के पास सेल Y has more chloroplasts and a sap vacuole, whereas cell Y has not। ठीक है। अच्छा, पार्ट बी में वो क्या कहता है जी कि एक्सप्लेन हाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज इन्वॉल्व इन इंक्रीज इन सेल साइज। तो यहाँ पे सारे टॉनिसिटी के कंसेप्ट आएंगे कि भाई देखे वाटर मूव करेगा तो सेल साइज किस तरह इंक्रीज होगा, सेल साइज किस तरह डिक्रीज होगा। और हम नाउ एट दिस पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट दी प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के मुतालिक हम यहाँ पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं कि प्लांट सेल का टॉनिसिटी से क्या ताल्लुक है, उस बारे में चंद सतरें लिखें। यू हैव टू राइट सम लाइंस अबाउट दिस। तो देखें, अच्छा प्लांट सेल के अंदर देखिए एनिमल सेल की तो कहानी बहुत सिंपल है, उसके पास तो ना तो सैप वैक्यूल होता है ना तो उसकी सेल वॉल होती है, उसको टेंशन नहीं कोई नहीं है। इसका सिंपल से है कि भाई पानी ज्यादा आ गया तो श्रिंक कर जाएगा, नहीं एक मिनट सर पानी पानी ज्यादा आ गया तो रप्चर कर जाएगा। नॉर्मल और आइसोटोनिक सोल्यूशन हुआ तो बस नॉर्मल रहेगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन है जो हमारे पास मतलब जिसमें सॉल्ट ज्यादा होंगे तो वाटर उसमें से लूज कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। लेकिन प्लांट सेल्स के लिए कुछ ना कुछ क्या काफी ज्यादा इसमें डिस्क्रिमिनेशन दिखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू दी एनिमल सेल। अच्छा, अब वो हमसे पूछना ये चाह रहा है उसका सेल का साइज इंक्रीज किस तरह होता है। देखिए ये सेल फ्रॉम पोजीशन एक्स है, इसने हमें एक लीफ सेल दिखाया है, ठीक है। ये प्लांट रूट है, यहाँ पे सारा प्लांट वाटर आना है, ठीक है। ये प्लांट वाटर ने ट्रेवल करना है टू पोजीशन एक्स। अब पोजीशन एक्स के अंदर वाटर पोटेंशियल पहले ही लो है, सो वाटर इज गोना ट्राई is going to move from a higher potential to a lower potential, और वाटर की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। So osmosis is going to take place and this is the main reason why the cell from the position X increases in size। लेकिन देखिए जैसे ही उसका सेल का साइज इंक्रीज होगा, उसके एक मिनट में यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ बल्कि ये ड्रॉ हुआ वैसे की बात कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे सेल हमारे साइटोप्लाज्म में तो आ गया, अब साइटोप्लाज्म के बाद उसका मुकाबला है सेल वैक्यूल से, ठीक है। नाउ ले दे, अब जब वैक्यूल जो है इंक्रीज करेगा साइज में, देखें अब वाटर जो है वो वैक्यूल के अंदर लो कंसंट्रेशन है वाटर की, तो वाटर फिर मूव करेगा इन द वैक्यूल। जब वैक्यूल साइज में इंक्रीज करता है देन द साइटोप्लाज्म प्रेसेस फर्मली अगेंस्ट द इंटीरियर ऑफ द सेल वॉल। देखिए अब जब इसका साइज बढ़ना है तो जो साइटोप्लाज्म है उसने प्रेशर एक्सर्ट करना है हमारे पास सेल वॉल के ऊपर, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक्सपैंड करता है। लेकिन स्ट्रॉन्ग सेल वॉल होने की वजह से सेलुलोज को यहाँ पे शाबाश देनी पड़ेगी कि वो रप्चर नहीं करती, प्लांट सेल वॉल रप्चर नहीं करती, बल्कि वो रिजिड सख्त ठोस बन जाता है, इट बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग थिंग। इसकी वजह से एक आउटवर्ड प्रेशर जो होता है जिसे हम टर्गर प्रेशर करते हैं, इंटरनल वाटर एक्सर्ट करता है सेल वॉल पे, इसको कहते हैं टर्गर प्रेशर, और इस फिनोमिना को कहते हैं टर्गर। नहीं पढ़ा उसको छोड़े, होना इस तरह है, मैं दोबारा बताता हूँ। वाटर विल गोना मूव फ्रॉम अ हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम रूट्स टू द लीफ, and at leaf we have the cell called X,
एक्स के अंदर उसका जो लो वाटर पोटेंशियल है हाई से वो लो में मूव करेगा। जैसे ही वो साइटोप्लाज्म के अंदर मूव करेगा तो जो वैक्यूल है उसके अंदर भी वाटर कम है तो वह वैक्यूल में मूव करेगा। अब वैक्यूल जो है इन साइज में इंक्रीज करेगा और जो साइटोप्लाज्म है वो हल्का सा प्रेशर लगाएगा सेल वॉल की इंटीरियर पे जो थोड़ी सी एक्सपैंड करती है, जिसकी वजह से एक आउटवर्ड प्रेशर एक्सर्ट होता है इंटरनल वाटर आउटवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करता है सेल वॉल के ऊपर, जिसकी वजह उसको प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहते हैं, फिनोमेना को बोलते हैं टर्गर। सो दिस इज द होल थिंग कि व्हेन वाटर मूव्स फ्रॉम roots to leaves, the water moves via osmosis in the plant cell. The water moves via osmosis in the cell X। नंबर 1। दूसरी फिर बात क्या हमने लिखनी है कि when water moves in the cytoplasm, the vacuole also demands water because of its deficiency। तो जो वैक्यूल है वो भी कहता है भाई मुझे भी पानी पिलाओ, डेफिशिएंसी। अच्छा, उसके बाद क्या होना है कि thus the vacuole absorbs water and then the cytoplasm exerts an outward pressure on cell wall, but cell wall doesn't ruptures but becomes rigid और रिजिड होने की वजह से it prevents further expansion of water। तो ये आपका आंसर आ गया सारा इस पार्ट का। पार्ट सी में वो क्या कहता है, टोमेटो प्लांट is responding to the light, name this response and explain how auxin and cell elongation are involved। इस नेम का इस रिस्पॉन्स का नेम होता है फोटोट्रोपिज्म। अच्छा, जब फोटोट्रोपिज्म प्ले होगी तो जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन शूट जो है प्लांट की, एक्स है, इसको शूट भी कहते हैं, इस पोजीशन को क्या लेते हैं शूट, जो लीज के करीब है, शूट से जो ऑक्सिन है इट इज गोना मूव टुवर्ड द पोजीशन वाई। तो मतलब ये ऑक्सिन जो है इट इज गोना मूव मोर टुवर्ड द शेडेड एरिया। तो ये तो हमने बात कर ली ऑक्सिन की। और सेल इलोंगेशन जो है, जो से सेल शेडेड साइज पे हैं, मतलब पोजीशन वाई पे जो से सेल हैं वो इलोंगेट करेंगे और जो पोजीशन एक्स पे जो है वो भी इलोंगेट करेंगे, लेकिन पोजीशन वाई पे ज्यादा इलोंगेट करेंगे क्योंकि उनको यहाँ पे लाइट की जरूरत है। सो द प्लांट, अब देखिए उसने लाइट शो की हुई है, देखिए प्लांट को तो वैसे इस तरह बिल्कुल सीधा होना चाहिए, वो पहले ही बैंड हुआ है, तो मतलब क्या यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म प्लेस हो चुकी है। तो ऑक्सिन के पहले मैं लिखता हूं कि ऑक्सिन produced in the shoot tip moves away from position X to position Y in the place of ऑक्सिन produced in the shoot tip moves away from position X to position Y in the place of कहाँ मूव करेगा,
इन द प्लेस ऑफ शेड, इन द प्लेस ऑफ लेस लाइट, ये भी ठीक है। और जो सेल इलोंगेशन है, cells at position Y are gonna elongate more than cells at X, and the plant itself bends towards the light source. अच्छा, आप कभी किसी हाईवे पे जा रहे हो ना, तो वहां पे आप देखेंगे कि आप राइट पे और लेफ्ट पे, जिस साइड पे, मतलब शाम के वक्त आप 4 बजे जा रहे हो, 3:30, 4, 5 बजे जा रहे हो, तो जिस तरफ सूरज होता है उसी तरफ ही प्लांट जो है हमारे पास, जिस तरफ सूरज होता है उसी तरफ जो प्लांट है वो मूव कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसने लाइट एब्जॉर्ब करनी होती है, उसने अपने आप को अडॉप्ट करना होता है कि वो लाइट को सही तरीके से एब्जॉर्ब कर पाए। पार्ट बी में वो कहता है डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द टोमेटो प्लांट सेल इज 24, स्टेट हाउ मेनी क्रोमोसोम्स फ्रॉम of cell from position Y will contain and explain your answer. The diploid number of chromosomes in tomato plant cell is 24, ठीक है। तो सेल Y की पोजीशन से जो स्टेम सेल है उसमें कितने होंगे हमारे पास क्रोमोसोम्स होंगे, और उसकी एक्सप्लेनेशन भी देनी है। अब ये देखें, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसने 24 बताए हैं, ठीक है। अब क्या कि ये जो प्लांट सेल के क्रोमोसोम्स हैं पोजीशन एक्स पे, ये सारे हैं हमारे पास जनरल बॉडी सेल्स, जिसको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, ये गैमीट्स नहीं है। तो इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी 24 होगा। और 24 क्यों होगा? बिकॉज दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू अदर सेल्स एंड दे आर नॉट गैमीट्स। तो ये मेन बात है, वो गैमीट्स हैं ही नहीं, तो उनका जो नंबर ऑफ सेल्स है वो भी इसी तरह मेंटेन रहेगा, 24 ही रहेगा। तो बॉटनी भी कर ली और जिसमें थोड़ी सी इनहेरिटेंस भी आ गई थी। अब हम चलते हैं, क्वेश्चन 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है और 7 करना है, ठीक। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कहता है कि फिगर 4.1 शोज अ लेबल फ्रॉम अ स्नैक बार। तो ये पावर बार है 70 ग्राम्स का, ठीक है। न्यूट्रिशनल फैक्ट्स दिखाए हैं उसने। फैट जो है 7 ग्राम है, डाइटरी फाइबर 3 है, शुगर्स 10 है और प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा है। तो फैट 7 है, डाइटरी फाइबर भी ठीक है, डाइटरी फाइबर भी। परसेंटेज ऑफ रिकमेंडेड डेली वैल्यू 56%, 12%, 11%, ठीक है। विटामिन सी मैस इन ग्राम, ठीक, 30, 10, 40, 30, 10, 40, 51, ठीक। पार्ट ए में वो क्या कहता है, एक्सप्लेन हाउ द न्यूट्रिशन प्रोवाइडेड बाय द स्नैक बार इज सूटेबल फॉर अ पर्सन ट्रेनिंग फॉर अ स्पोर्टिंग इवेंट। तो मिसाल के तौर पे कि एक ऐसा बंदा है जो कि कोई किसी इवेंट के लिए वो मतलब इवेंट में पार्टिसिपेट करने लगा है, तो किसी क्रिकेट के उसने मैच खेलना है, पाकिस्तान और यूएसए का मैच खेलना है, उसने रात को निहारी मंगवाई है, सुबह उसने मैच हरवा दी है। उस तरह वो नहीं कर रहा, उसने स्नैक बार खाना है, उसका सुबह कोई गेम उसने खेलनी है, कोई स्पोर्ट्स खेलना है, कोई रग्बी खेलनी है, फुटबॉल खेलनी है, एनीथिंग। तो इस स्नैक बार में ऐसी क्या चीज़ है, उसने इस तरह से पूछा है, ऐसी क्या चीज़ है भाई जो उसके लिए सूटेबल है। हाँ, सूटेबल है। अब यहाँ पे सारे हमें इसको इसके अंदर ही सारे जवाब है। देखिए, उसमें आयरन की उसने एक मिकदार ऐड की, उसने प्रोटीन ऐड की है। प्रोटीन से क्या है, उसका बनेंगे मसल्स, प्रोटीन से उसके मसल्स बनेंगे, ठीक है। तो मसल से तो उसने सारी गेम करनी है। नंबर एक चीज उसमें फैट है, उसमें शुगर्स है। फैट और शुगर्स जो हैं ये दोनों एनर्जी सोर्स सर्व करेंगे,
एनर्जी सोर्स सर्व करेंगे। और जो प्रोटीन है दे आर आल्सो एन एनर्जी सोर्स। प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा उसने यहाँ पे हमें ऐड की है। उसमें आयरन है। आयरन का क्या है कि आयरन हमारे हीमोग्लोबिन का एक इसेंशियल हिस्सा है आयरन। तो उसकी जो रिस्पायरेशन है, मस्कुलर रिस्पायरेशन है, वो भी बेहतर होगी। और वैसे भी उसकी जो रिस्पायरेशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन अदर बॉडी पार्ट्स वो भी बेटर होगी, क्योंकि उसमें वाइटामिन उसमें आयरन की अमाउंट है। और उसमें उसने डाइटरी फाइबर भी थोड़ा बोला ऐड की। ये लिखे ना लिखे मर्जी है आपकी। डाइटरी फाइबर से क्या है, उसका गट जो है, गट मोटिलिटी वो भी मेंटेन रहेगी। सो दिस डाइट कंटेन्स, इसके पॉइंट्स बना लें ज्यादा बेहतर रहेगा। नंबर 1, प्रोटीन्स फॉर बिल्डिंग मसल्स एंड प्रोमोटिंग बॉडी ग्रोथ। बॉडी ग्रोथ तो एक तो प्रोटीन्स है हमारे पास, ठीक। नंबर 2 पे हमारे पास प्रोटीन्स के बाद है फैट्स एंड शुगर्स which are energy sources along with proteins। नंबर 2, तीसरी चीज क्या है, उसने आयरन की एक अच्छी खासी मिकदार ऐड की है। सो तीसरा क्या है, इट हैज आयरन which is essential part of hemoglobin and it promotes efficient respiration of muscular tissues and rest of the body। और उसमें उसने थोड़ी सी डाइटरी फाइबर भी ऐड की है। तो डाइटरी फाइबर कभी लिखने कुछ नहीं जाता। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर, small amount of dietary fiber retains gut stability। ठीक हो गया। अच्छा, पार्ट 2 में वो क्या कहता है हमें कि कैलकुलेट हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ डाइटरी फाइबर आर रिक्वायर्ड इन द डाइट टू ऑब्टेन 100% ऑफ द डेली रिकमेंडेड वैल्यू। अगर उसने 100% ऑफ द डेली रिकमेंडेड वैल्यू, मतलब उसने टोटल डेली रिकमेंडेड वैल्यू है 12%, ठीक है। तो क्या 370 का 12% है? बिल्कुल नहीं। तो इसके अंदर कितने ग्राम्स होने चाहिए इस पावर बार के अंदर, जिसकी बिना पर ये डेली रिकमेंडेड वैल्यू डाइटरी फाइबर की जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं खुद थोड़ी सी यहाँ पे गलती कर बैठूं बताने में। परसेंटेज ऑफ डेली रिकमेंडेड वैल्यू उस चीज की, देखिए उसने इस पावर बार की बात की, उसने ये नहीं कहा कि जी आपने अगर 100 ग्राम कोई भी डाइट खानी तो उसमें से 12 ग्राम ये होना चाहिए। नहीं, वो मैं गलत बताया आपको, गलती लग गई थोड़ी सी, माफ कीजिएगा। डाइटरी फाइबर, जो डाइटरी फाइबर 3 ग्राम इस पावर बार के अंदर है, दैट इज 12% ऑफ द डेली रिकमेंडेड वैल्यू। कि अगर उसने 3 ग्राम खाए हैं तो उसमें उसने दिन की जो डाइटरी फाइबर उसके 100 में से 12 ऐसे पूरे किए, बाकी उसने अभी भी खानी है। तो अब ये उसने पूछा है कि भाई टोटल कितने ग्राम्स होने चाहिए थे जिससे इसकी 100% वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अब 3 जो है दैट इज व्हाट, दैट इज 12% ऑफ व्हाट नंबर। सो 3 इज इक्वल टू 12/100 इंटू व्हाट नंबर। तो हमने ये वेरिएबल निकालना है जिससे 3 आता है। तो 300 डिवाइडेड बाई 12, 25 आंसर आता है। तो 25 ग्राम्स ही हैज टू ईट 25 grams of the
डाइटरी फाइबर हेयर। अच्छा, अब क्या बोलता है जी पार्ट बी में, डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स टू द प्रोटीन्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें प्रोटीन्स के साथ क्या कार होती है जब हम प्रोटीन्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्रोटीन्स की हमारे पास सारी डाइजेशन स्टार्ट ही स्टमक में होती है, उसकी जो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है प्रोटीन कंटेंट का वो हमारे पास शुरू हो जाता है माउथ के अंदर, लेकिन उसकी केमिकल डाइजेशन नहीं शुरू होती बिल्कुल भी। अच्छा, अब उसने पूछा डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द प्रोटीन इन द डाइजेस्टिव सिस्टम हेयर। अच्छा, जब आप, अब मैं सारा एक्सप्लेन करने लगा हूं कि जब आप प्रोटीन्स एब्जॉर्ब करते हैं, प्रोटीन्स जो प्रोटीन कंटेंट है फूड का, लेट्स सपोज आपने मटन खाया था, तो मटन के अंदर से जो मटन के पीसेज हैं उसकी ग्राइंडिंग हो जाएगी आपके माउथ के अंदर, उसकी केमिकल डाइजेशन बिल्कुल भी शुरू नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद क्या है कि प्रोटीन आपके स्टमक में पहुंचेगी, ठीक है। स्टमक के अंदर पहुंचते ही गैस्ट्रिक जूस जो है स्टमक वो रिलीज कर देगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जरिए। जो गैस्ट्रिक जूस है वो म्यूकस, एचसीएल और पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन इज व्हाट, पेप्सिनोजेन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है। तो जो पेप्सिनोजेन है वो इनएक्टिव होता है अपनी स्टेट में, उसको एक एसिडिक पीएच चाहिए जिसके अंदर वो अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। सो दैट एसिडिक पीएच इज प्रोवाइडेड बाय एचसीएल। एचसीएल जो है वो पीएच इंक्रीज कर देता है, सॉरी पीएच डिक्रीज कर देता है, पीएच लो कर देता है, जिसकी वजह से जो पेप्सिनोजेन है इट इज कन्वर्टेड इन एक्टिव फॉर्म कॉल्ड पेप्सिन। तो पेप्सिन जो है वो पार्शली डाइजेस्ट कर देता है प्रोटीन कंटेंट ऑफ द फूड इनटू द पॉलीपेप्टाइड्स एंड शॉर्टर पेप्टाइड चेन्स। उसके बाद वो हमारे पास पहुंच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है कि जी पैंक्रियाटिक जूस जो पैंक्रियाज रिलीज करता है उसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, उनमें से एक एंजाइम होता है पैंक्रियाटिक ट्रिप्सिन। अब वो जो ट्रिप्सिन है वो भी मजीद प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देता है, हालांकि वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं हमारे पास स्मॉल अमाइनो एसिड्स और स्मॉल अमाइनो एसिड तो नहीं, अमाइनो एसिड में जनरली ब्रेक हो जाते हैं, और जोन से नहीं होते ड्यूडिनम के बाद सेकंड पार्ट होता है जीजुनम, बाकी वो कर देता है। तो जीजुनम के एंड तक आपकी वन टू ऑल एवरीथिंग ऑफ द प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू स्मॉल अमाइनो एसिड नहीं, इनटू अमाइनो एसिड, स्मॉल का लफ्ज गलत इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। उसके बाद क्या है कि आपकी जो विलाई है, विलाई के अंदर हमारा जो प्रोटीन कंटेंट है फूड का वो सारा एब्जॉर्ब हो जाता है, जैसा कि ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब होती है। सो दिस इज द होल स्टोरी हेयर के when you eat proteins when you eat proteins the proteins are grinded तो नहीं, हम इसको और क्या लिखेंगे यहाँ पे, नहीं समझ आ रही यार। chewed by the food are chewed by your mouth, then it travels to your stomach. Upon reaching the stomach, gastric glands secrete pepsinogen, HCl एंड म्यूकस। अब जब पेप्सिनोजेन, HCl और म्यूकस रिलीज हो गए, हुआ क्या कि अब आपका जो पेप्सिनोजेन है वो तो इनएक्टिव है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पेप्सिनोजेन works in an acidic environment provided by the HCl
and then it converts into pepsin and starts to break the proteins into polypeptides, polypeptides and smaller पेप्टाइड चेन्स। उसके बाद क्या होना है हमारे पास कि ये तो एक चीज होगी आपका स्टमक से लेकर, ऐसे ही सही है, चल थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ये तो सारी कहानी थी हमारे पास, कहाँ तक की कहानी थी, स्टमक तक की कहानी थी। सो इन ड्यूडिनम द पैंक्रियाटिक trypsin further reduces proteins into amino acids। उसके बाद क्या कि जी जीजनम में पहुंच जाते हैं हम। तुमने कुछ नहीं कहा यार, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। हाँ, इन जीजुनम द रेस्ट ऑफ प्रोटीन्स आर ब्रोकन डाउन। ठीक है, अच्छा उसके बाद रह क्या चीज गई, और यार तो इन इलियम अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। तो ये आपका जवाब हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। खत्म, टाटा गुड बाय गया। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन 7 है, अगले सारे दोनों छोटे सवाल हैं। तो यहां तक हमने गैस्ट्रो भी कर ली। आज हम अब हमने ऑप्था करनी है। अच्छा, ऑप्था में पहला सवाल ही आई से रिलेटेड है। मायोपिया इज एन आई कंडीशन। ऑप्था में सवाल होना ही आई के वैसे तो। एज एन आई कंडीशन इफ अ पर्सन हैज myopia near objects can be seen clearly but not those that are far away. It can happen when eyeballs grow slightly too long as shown in figure 5.1. ठीक है, explain how parts of the eye are involved in producing a clear image of the near object. उसने क्या पूछा है कि आई के जोन जोन से पार्ट्स हैं इमेज प्रोड्यूस करने के लिए नियर ऑब्जेक्ट नियर को छोड़ दें आप। यहाँ पे लेट्स सपोज उसने सिंपली सी बात की है कि एक हमें ऑब्जेक्ट की भाई इमेज किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द आई इज इन्वॉल्व इन दिस होल थिंग। तो ठीक, अच्छा होना क्या है कि लाइट ने सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट ने आई में एंटर करना है। ठीक है, और कॉर्निया से गुजरते हुए ये रिफ्लेक्ट होगी एक्वियस ह्यूमर से, लेंस से और विट्रियस ह्यूमर से। इन सारे स्ट्रक्चर्स का नाम आपको अच्छी तरह आना चाहिए। जो लेंस है वो रेटिना पे इस पॉइंट पे आई फोकस करेगा, रेटिना पे आई फोकस करेगा, लाइट फोकस करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से इमेज रेटिना पे फॉल करती है। जो हमारे पास लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं, रॉड्स एंड कॉन्स, दे विल जनरेट अ नर्व इम्पल्स और वो ट्रेवल करेगी हमारी ब्रेन तक विया द ऑप्टिक नर्व, और जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट, एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अ नियर ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज प्रोड्यूस हो जाएगी। सो यू हैव टू स्टेट दिस होल थिंग हियर लाइक light from objects enters the eye and is refracted when it passes through your cornea, through cornea। मस्कुलर मूवमेंट जो सिलरी मसल, तो सबको 2 मिनट साइड पे रखें उसको। वो तो यही बात है, रिफ्रैक्शन तो होगी सही लेंस ने तभी तो अपना इमेज को
स्कैटर या डाइवर्ज जो भी कहेंगे, कन्वर्ज करना है, वो तो जाहिर बात उसकी मसल मूवमेंट तो होनी है। एक्वियस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, नहीं पहले लेंस लिखेंगे उसके बाद विट्रस ह्यूमर आएगा, ठीक। एंड विट्रस ह्यूमर। अच्छा उसके बाद क्या है कि जी लेंस जो है, लेंस फोकसेस लाइट ऑन योर रेटिना, लाइट ऑन रेटिना एंड an image is created in retina. Light sensitive cells, light sensitive cells, rods and cones produce, light sensitive cells, rods and cones produce इमेज ही प्रोड्यूस करेंगे, क्या नाम है, प्रोड्यूस अ मैसेज of the image which is carried to brain via the optic nerve, via the optic nerve, and you get sensation of vision, and it makes, your brain makes sensation of vision. ओह ठीक, क्या हो रहा है, and it makes sensation of vision, ठीक है। अच्छा अब क्या है, पार्ट 2 में वो क्या कहता है, सजेस्ट why the individuals with long eyeballs cannot see far objects clearly. You may draw a diagram on of the eye, draw a diagram on the eye in figure 5.1. उसने कहा है कि भाई जो जिन लोगों की आई बॉल इलोंगेट हो जाती है तो वो क्यों नहीं सही तरीके से हमें अपनी जो है इमेज को क्यों नहीं सही तरीके से देख पाते। तो मायोपिया जो है उसे हम शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, इलोंगेशन की वजह से होती है। वो लोग करीबी चीज को तो सही से देख लेंगे, दूर की चीज को सही से नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो इमेज होती है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, जो दूर से लाइट रे आ रही है, एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है, वो रेटिना के फ्रंट में फॉर्म हो जाती है। इस वजह से वो बंदा सही से नहीं देख पाता। यहाँ पे अकोमोडेशन जो है उसकी वजह से सही से लाइट नहीं देख पाता। तो इसकी वजह क्या है कि आई बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। लाइट रेज फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना एंड अ ब्लर्ड इमेज इज प्रोड्यूस्ड। क्योंकि लेंस ने अपनी रिफ्लेक्शन तो उसी तरीके से ही करनी है, ठीक है ना। लेंस को घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप जिस तरह मर्जी कर लो। लेंस ने तो वैसे ही दूर से आने वाली इमेज के लिए लेंस ने तो रिलैक्स्ड रहना है। तो उसने क्या है कि उसने लाइट को ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ज करना है, लेकिन उसको आप किस तरह ठीक करोगे, डाइवर्जिंग लेंस से। यहां पे अगर हम एक इमेज बना लें तो वो ज्यादा काम करेगी कि इधर मैं एक ऑब्जेक्ट रख लेता हूं ऐसे करके। तो अच्छा यहाँ पे आपको फिजिक्स भी थोड़ी बड़ी आनी चाहिए। एक लाइन स्ट्रेट जाती है बिल्कुल, और एक लाइन हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है। जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है वो अनडेविएटेड रहेगी ऐसे। अब ये जब ऐसे आएगी तो चूंकि आई बॉल ज्यादा बड़ा हो गया है, सो द इमेज इज गोना फॉर्म एट दिस पॉइंट। इमेज यहां पे बन जाएगी। अब क्या है कि उसकी वजह से उसको एक ब्लर्ड इमेज, जो शॉर्ट साइटेड बंदा है, जो नियर साइटेड बंदा है, उसको एक ब्लर्ड इमेज दिखने को मिलेगी।
So the light from distant objects is focused in front of retina, in front of retina, due to which a blurred image is produced, is produced. यही जवाब है, डायग्राम हमने बना दी। यहाँ पे आप लिख दें साथ के लेंस refracts light, lens converges light too much, converges light टू मच, जिसकी वजह से वो पहुंच ही नहीं पाएगी। पार्ट बी में उसने क्या नाम एक सर्वे कंडक्ट करवाया दो देशों के अंदर, सेपरेटेड बाय अप्रोक्सीमेटली, नहीं बल्कि नहीं, दो देशों में नहीं, अ कंट्री कैरिड आउट टू नेशनल हेल्थ सर्वेस सेपरेटेड बाय अप्रोक्सीमेटली 30 years. टेबल 5.1 shows the info that was obtained about myopia. इस टेबल को देखते हैं 1971 से, मतलब मेल्स की बात करें तो 30 सालों के अंदर सारे एज ग्रुप्स में इंक्रीज देखने को मिला मायोपिया का, सारे एज ग्रुप्स में इंक्रीज देखने को मिला, जबकि फीमेल्स में ज्यादा इंक्रीज देखने को मिला। 11, 15, 22, मर्दों में थोड़ा यहाँ पे 18 का इंक्रीज है, यहाँ पे 7 का इंक्रीज है अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे 8, 9 का इंक्रीज है, यहाँ पे 11 इंक्रीज है, यहाँ पे 15 का इंक्रीज है, यहाँ पे 22 का इंक्रीज है। ठीक है। कमेंट ऑन हाउ द परसेंटेज ऑफ पीपल विद मायोपिया हैज चेंज्ड इन दिस पॉपुलेशन। तो इस मुल्क के अंदर मायोपिया के जो लोग हैं उनकी किस तरह पॉपुलेशन चेंज की, परसेंटेज किस तरह चेंज होती है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने ग्राफ इंटरप्रिटेशन आपको आती हो तो आपका यहाँ पे इसका आंसर सुकून से निकल आएगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो परसेंटेज तो इंक्रीज करनी है भाई, पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रही है। सो द परसेंटेज, ये सारे पॉइंट्स में लिखेंगे, द परसेंटेज ऑफ मायोपियन पीपल has increased in both males and females, in both males and females। ठीक है, एक चीज ये। अच्छा, अब हम एज ग्रुप के लिहाज से देखें तो यहाँ पे 18 का इंक्रीज है, 7 का, 15 का, तो 25 से 34 में सबसे ज्यादा इंक्रीज है मायोपिया का। सो बिटवीन एज ग्रुप्स, और फीमेल में भी इसी तरह ही है, इधर 18 है उधर 22 है। सो बिटवीन 25 to 34 there has been a considerable increase in number of people with myopia। और उसके अलावा मैंने आपको पहले फीमेल में बताया कि फीमेल में 22 का फर्क है, यहाँ पे 18 का, यहाँ पे 15 का फर्क है, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे क्या है कि जी यहाँ पे 11 इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे 8 इंक्रीज कर रहा है। तो फीमेल्स के अंदर मायोपिया वैसे ही ज्यादा दिखने को मिलता है। सो फीमेल्स आर मोर वल्नरेबल, या लिख दे प्रोन तो नहीं, females are more diagnosed by myopia। ठीक। so this is how you will interpret this graph। अच्छा जी, अब पार्ट 2 में वो क्या कहते हैं, it's taught that myopia is a result of combination of genetic and environmental factors। ठीक है, तो it has been suggested that changing percentages of people with myopia as a result of changes in human activities suggest a change in human activity and how it could make a person less able to see far objects clearly।
ऐसी हम क्या तब्दीली करें इंसानी सरगर्मियों में जिससे एक आदमी जो है, एंड दैट हाउ इट कुड मेक अ पर्सन, एक इंसान को लेस एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, तो जिससे उसको दूर के ऑब्जेक्ट्स देखने में आसानी हो, ऐसा क्या काम किया जा सकता है। अब वो उसने ये पूछा है कि भाई ऐसी कौन सी एक्टिविटी है कि जिसे जो बंदा पहले सही देखता था अब वो दूर के ऑब्जेक्ट को सही नहीं देख सकता। नंबर एक जो हर किसी के जहन में डायरेक्ट आनी चाहिए वो है आपका मोबाइल फोन आपके हाथों में। आपका जो ये मोबाइल फोन आप हाथ में लिए बैठे हो उसकी वजह से वो कहता है कि भाई अब आपकी जो आईज हैं वो एडिक्टेड हैं इतनी करीब, आपकी आंखों के सामने 24 घंटे आपकी आंखों के सामने मोबाइल होगा तो आपने क्या खाकी दूर की कोई शय देख पानी है। अब आप जो है, मैं भी इट्स अभी यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ कंप्यूटर के ऊपर, मैं ये नहीं कहता भाई मैं कोई बहुत मतलब बहुत कोई सही तरीके से काम कर रहा हूँ, लेकिन अपना स्क्रीन टाइम कम करेंगे तो ही आपको मतलब आपकी विजिबिलिटी जो आई की आपकी है, आई पावर है या आई को जो भी कह लें, आई की इफेक्टिवनेस है वो मेंटेन रहेगी। लेकिन अब आप जो है मोबाइल के ऊपर ज्यादा टाइम, उसने ये पूछा कि हाउ इट कुड मेक अ पर्सन लेस एबल, मोर एबल नहीं करना, उसको कम करना, कि अगर हम किसी को अंधा करना चाहते हैं तो उसको भाई मोबाइल के सामने लगा दो, ठीक है ना, एक उसको मोबाइल के सामने लगा दो, और दूसरा ये उसको घर के अंदर डाक दो, घर के अंदर डाक दोगे तो उसने मोबाइल वैसे ही चलाना है, बाइक कुछ उसको दिखेगी कोई नहीं। तो ये सब करके हम कर सकते हैं बहरहाल उसको लेस एबल टू सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो इंक्रीज द यूजेज ऑफ मोबाइल फोन्स, या आप यहां पे लिख दें स्क्रीन्स, that will definitely affect the visibility of the user। दूसरा आप क्या करो कि restrict the person to the indoor, restrict the person to the indoor so that he never gets exposes टू डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। तो ये दो काम आप जरूर कर लो, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आई उसने इस तरह का सवाल लिखा क्यों है भाई, उसने तो भाई यहाँ पे हमने सीधा नहीं करना था उस बंदे को। खैर सो नाउ अब दोबारा यहाँ पे जेनेटिक्स आ गई, ऑप्था भी और ऑप्था में जेनेटिक्स भी आ गई, ठीक है। अच्छा अब क्या है कि जी आयरिस कलर इज जेनेटिकली डिटरमाइंड, द अलील फॉर ब्लू कलर बी इज रिसेसिव टू अलील फॉर ब्राउन कलर बी, द अलील फॉर ब्लू कलर बी इज रिसेसिव टू बी। तो बी, ये कैपिटल बी जो है ब्राउन, ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है ब्लू कलर। एक्सप्लेन क्यों नहीं पॉसिबल टू हैव अ हेट्रोजोगस ब्लू आइड पर्सन। उसने पूछा भाई एक ऐसा आदमी जिसमें ये कॉम्बिनेशन हो, ये उसकी ब्राउन क्यों होती है हमारे पास, उसकी मतलब आई कलर ब्राउन क्यों होता है, वो क्यों नहीं उसकी आई हमारे पास ब्लू कलर में क्यों नहीं होती, हेट्रोजोगस होनी चाहिए, होमोजाइगस नहीं होनी चाहिए। तो प्योरली यहाँ पे जेनेटिक्स के कंसेप्ट लगेंगे कि देखिए जब दो अलील्स आपस में जुड़ेंगे तो एक जो है, जब दो डिफरेंट अलील्स आपस में जुड़ेंगे तो ना तो यहाँ पे को डोमिनेंस होनी है ना तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि एक अलील ने मास्क कर देना है दूसरे की एक्सप्रेशन को। मिसाल के तौर पे यहीं पे देख लें तो हमें पता है हेट्रोजाइगस ब्लू आइड पर्सन होना ही नहीं है, हेट्रोजाइगस ब्राउन आइड पर्सन होगा। सो हियर ब्राउन आई विल सप्रेस द एक्टिविटी, विल सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ द ब्लू आई जीन। तो यहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप जो है सिर्फ वही यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब आपने लिखना कुछ ऐसे है कि you have said that B is dominant to small b, capital B is dominant to small b if a person has BB
मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी कॉम्बिनेशन, अब उसमें कैपिटल बी स्मॉल बी कॉम्बिनेशन होगा अलील्स का, ऑफ अलील्स नॉट खलील्स, ऑफ अलील्स, then capital B would mask the expression of small b, and as a result, due to dominance, the person would be the person would be blue sorry brown eye colored। ठीक है, क्योंकि उसने हमें पहले ही बता दिया डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप देखने को हमें यहाँ पे मिलता है कि, तो वेयर एज यहाँ पे ये भी लिख दें को डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो भी देखने को नहीं मिलती, इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो दोनों भी हमें देखने को नहीं मिलती। तो जेनेटिक्स जो है को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दोनों नहीं हो रही, जेनेटिक्स कर दी हमने ख़त्म। क्वेश्चन 6 पे जाते हैं जी। सारा कार्डियो है, कंफर्म बात है, कार्डियो भी है, फार्मा भी है, और कार्डियो फार्मा और बायोटेक भी है, दोनों तीनों चीजें हैं। अच्छा जी, अच्छा बहुत सिंपल सवाल है कार्डियो के, तो कि ह्यूमन हार्ट पंप्स ब्लड विच सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है। नेम द चैम्बर ऑफ द हार्ट विद द थिकेस्ट वॉल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि उसने सारी बॉडी को ब्लड सप्लाई करना है एक ही पंप के साथ, लेफ्ट वेंट्रिकल। स्टेट व्हाट कॉजेज द साउंड ऑफ द हार्ट बीट, हार्ट बीट की साउंड किस चीज की वजह से होती है, क्लोजिंग ऑफ द वॉल्व्स, closing of the valves causes the sound of the heartbeat। Name the blood vessels that carries blood from aorta to the liver, aorta से liver कौन, aorta से liver, from the aorta to liver, blood vessels that carry blood from aorta to the liver, hepatic artery, confirm बात है, hepatic artery, hepatic artery। अच्छा नाउ स्टेट वन फंक्शन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा का एक मुझे फंक्शन बताएं। इसमें सारे हमारे पास ब्लड क्लॉटर्स, ऑल ब्लड क्लॉटर्स इसके अंदर होते हैं, फाइब्रिनोजन इसमें होता है, फाइब्रिनोजन जो कि ब्लड क्लॉटर है, फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटर इज प्रेजेंट विच इज इसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो यही जवाब मेरा ख्याल है बहुत है इसके लिए, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। अच्छा जी, अगले पार्ट में जी फार्मा में आ गए हम। फार्मा में वो क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन मी द डिफरेंस बिटवीन एंटीबॉडीज एंड एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है दे आर यूज टू डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट द बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया के खिलाफ कोई भी काम करना हो तो जी एंटीबायोटिक्स हम इस्तेमाल करते हैं। वेयर एज एंटीबॉडीज आर योर बॉडीज ऑन डिफेंसर्स, आपकी बॉडी की असल, जनरल आसिम मुनीर की जो शान है, उसने जिसने आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना है खुद, तो वो होते हैं हमारे एंटीबॉडीज। इसकी मतलब क्लासिकल डेफिनेशन यहाँ पे एंटर करेंगे तो एंटीबॉडीज जो हैं, एंटीबॉडीज आर योर बॉडीज ऑन मैन्युफैक्चर्ड, आर योर बॉडीज ऑन मैन्युफैक्चर्ड chemicals which, chemicals तो नहीं, are on manufactured defensors which bind to antigens and destroy them, ठीक है। whereas antibiotics are used against bacteria and can be produced
इन लैब या फर्मेंटर। एक चीज ये लिख दें, जो एंटीबायोटिक्स तो जो हैं, देखिए दोनों काम तो डिफेंस का ही कर रहे हैं, ठीक है ना। अब एंटीबायोटिक्स जो हैं वो हमारे पास बैक्टीरिया के खिलाफ काम नहीं, ओ सॉरी, वायरस के खिलाफ काम नहीं कर पाएंगे। एंटीबायोटिक्स डोंट वर्क अगेंस्ट बैक्टीरिया वेयर एज एंटीबॉडीज डू, एंटीबॉडीज डू, ठीक है। बाकी आप इसमें स्ट्रक्चर की बात कर लें तो एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स और एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स, ये जवाब भी चलेगा। डिस्क्राइब हाउ द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेन्स ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया। तो नेचुरल सिलेक्शन से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, इसका जवाब हमको यहाँ पे तहरीर करके दीजिए। देखें होना क्या है, अब एंटी बैक्टीरिया की एक फैमिली है, ठीक है, उसको हमने, इस पे हमने एक एंटीबायोटिक डिप्लॉय की है। अब एंटीबायोटिक जो है उसने काफी सारे बैक्टीरिया जो है उनका तो खात्मा कर दिया वहां पे जाके, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है वो फिर भी सरवाइव कर जाएंगे। सम बैक्टीरिया वुड स्टिल सरवाइव। अब जो सरवाइव करेंगे उन्होंने अपनी बाहमी कुव्वत जो है उसको इंक्रीज करना है। दे विल वांट टू इंक्रीज देयर यूनिफाइड स्ट्रेंथ। अब यूनिफाइड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए वो अपने अंदर वो जीन, वो अलील या वो करेक्टरिस्टिक, आमतौर पे हम उसकी करेक्टरिस्टिक कहेंगे, तो वो दूसरे को पास कर देंगे, जिससे दूसरा भी रेजिस्टेंस इख्तियार कर लेगा। तो बैक्टीरिया जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं जीन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बिटवीन देम। तो जो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं दूसरे बैक्टीरिया के लिए भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज अगेन अ वेरी बिग रीजन, और जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स जो है उनकी एफिकेसी बढ़ाने पर खास ध्यान दिया जाता है। तो व्हेन सर्टेन बैक्टीरिया आर attacked by antibodies, most of them are destroyed, oh sorry, by antibiotics, most of them are destroyed, whereas some of them still survive. जो survive कर जाते हैं, whereas some of them still survive. those who survive pass the gene या खलील, ओ सॉरी अलील लिख लें यहाँ पे, pass the allele which is responsible, pass the gene या allele to other cells, to other, क्या लिखेंगे, to other, pass gene या allele to other cells, नहीं cells नहीं, other bacteria. these alleles are responsible for development. These alleles are responsible for resistance against bacteria, for resistance against bacteria, responsible for resistance against bacteria। और उसके बाद आप लिखेंगे, एक मिनट इसको जरा सीधा कर लेना, एक और टेक्स्ट बॉक्स इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। These alleles are responsible for resistance against bacteria. These alleles produce mutations in bacterial generations,
which constructs a strong wall against antibiotics and resistance increases। ठीक है जी, बस। और हाँ, यही जवाब बहुत है। और ओवर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स कैन आल्सो प्रोड्यूस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया। ठीक है जी, चलो दोबारा इकोलॉजी पे आ जाते हैं। ठीक है, द कार्बन साइकिल इज फंडामेंटल टू ऑल इकोसिस्टम्स। Carbon is continuously cycled between living organisms and atmosphere as shown in this. Describe how carbon is cycled between living organisms and the atmosphere. So living organisms और एटमॉस्फेयर के अंदर एक ही तरीका, और सॉरी दो तरीके हैं, रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। रिस्पायरेशन से ग्लूकोज टूटती है, फोटोसिंथेसिस में वही ग्लूकोज बनती है। कार्बन इवेंचुअली रिसाइकल होती रहती है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक, कंजर्वेशन ऑफ मैटर के मुताबिक, आप एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी को डिस्ट्रॉय या किसी को क्रिएट नहीं कर सकते। तो कार्बन साइकिल जो है, अच्छा, जो मेजर सोर्स है कार्बन के लिए, वो जाहिर बात है हमारे पास एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा फॉसल फ्यूल्स जो हैं वो भी कार्बन कंटेन करते हैं। कार्बोनेट्स जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का एक सोर्स हैं। अब क्या है कि जो मेजर सोर्स है, द मेजर सोर्स दैट ब्रिंग्स कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर और वाटर इनटू द लिविंग वर्ल्ड इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। तो लिविंग वर्ल्ड में जो सी कार्बन आती है via द प्रोसेस बाय विच द कार्बन एंटर्स द लिविंग वर्ल्ड, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। वो प्रोड्यूसर्स जनरली हमारे पास फोटोसिंथेसिस करते हैं। फिर वही जब कार्बन से जो एनर्जी हमारे पास आती है आगे चेन के अगले हिस्से में कार्निवोर्स के पास, तो हम करते हैं रिस्पायरेशन, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक वेस्ट भी रिलीज होते हैं, जिससे कार्बन जो है, कार्बन साइकिल वो कंप्लीट रहता है। ठीक, तो कार्बन डाइऑक्साइड in atmosphere is absorbed by producers which cannot survive without कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसे वो एब्जॉर्ब करते हैं। तो एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड is converted into organic compounds। अच्छा, जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदलते हैं, सो एंड देन they become a part of producers। का पार्ट बनने के बाद जब उसको प्रीडेट करते हैं, हमारे पास कार्निवोर्स जब उसको प्रीडेट करते हैं, देन द सिमिलर कार्बन एंटर्स द फूड चेन। द कार्बन enters the food chain as producers are predated, producers are eaten या predated, जो मर्जी लिख लें, फर्क नहीं पड़ता। as the carbon enters the food chain as producers are predated, the decomposers and carnivores respire and return carbon to atmosphere as CO2। so this is your answer to part A। so last part is question paper पूरे का। woodland ecosystems are often managed by the humans। if trees in a woodland are chopped down they can be burned, removed and made into objects left in the ecosystem। ठीक है जी, woodland ecosystems are often managed by humans। ठीक है, if tree in a woodlands chop down, उनको गिरा देते हैं, उनको either burn कर देते हैं, उनकी हम रिमूव करके उनको ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं। टिम्बर से हम बैट्स बनाते हैं, क्रिकेट बैट्स बनाते हैं, या उसको इकोसिस्टम में ही छोड़ देते हैं।
Compare the effects of these three different forms of management on the woodland ecosystem itself and more widely on the planet. उसका planet पे भी असर बताएं और जो woodland ecosystem itself है उस पे क्या असर दिखने को मिलेगा वो भी हमें बताएं। तो सबसे पहले बर्निंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बर्निंग की एक छोटी सी हेडिंग दें तो बर्निंग की वजह से क्या है कि जी जो हैबिटेट है वुडलैंड इकोसिस्टम का वो तो हो जाएगा डिस्ट्रॉय बाय बर्निंग द हैबिटेट would be destroyed and the habitat जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड CO2 रिलीज्ड, जाहिर सी बात बर्न करेंगे तो CO2 रिलीज्ड विल कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से बहुत भयंकर हमको नुकसानात कुछ सालों में भी देखने को मिलेंगे। विल कॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक। अच्छा, अब ये तो हमने लिख दिया बर्निंग का, तो दोनों हमने पॉइंट्स इसके कवर कर लिए। रिमूव्ड एंड मेड इनटू ऑब्जेक्ट, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? अब जब हम उसको प्रिजर्व कर लेंगे, एक ऑब्जेक्ट में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, तो कार्बन जो है, कार्बन तो उसी की तरह सेव रहेगी, ठीक है। लेकिन वुडलैंड इकोसिस्टम है वो तो डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा क्योंकि सारे इसमें प्लांट्स एनिमल रह जाएंगे। और प्लेनेट के लिहाज से बात करें तो अब जब हमने उसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया है तो उसके काफी सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो लूज हो जाएंगे। तो बर्निंग के बाद व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट्स द कार्बन इज प्रिजर्व्ड। देखिए कार्बन तो प्रिजर्व्ड है, कार्बन ने तो वापस जाना कोई नहीं क्योंकि आप उसको बर्न तो कर कोई नहीं रहे। बट the nutrients of the ecosystem are lost definitely। तो ये एक चीज देखने को मिलती है। साथ ही साथ अब वो जब उसको आपने ऑब्जेक्ट्स में बताया तो उसका वियर एंड टियर होके आपने उस ऑब्जेक्ट को भी एकदम फेंक देना है, तो उसका क्या है कि वो आपकी धरती पे एक फजूल का ही एक बोझ बन जाएगा। कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लें आप, क्या ही कह सकते हैं, उसको रिसाइकल नहीं करेंगे तो उसका फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। लेफ्ट इन द इकोसिस्टम, उसको हम अगर इकोसिस्टम के अंदर छोड़ देंगे तो क्या होगा? अब देखिए, अब जब हमने उसको चॉप करके छोड़ दिया इकोसिस्टम में तो उस पर डीकम्पोजर्स जो हैं वो एक्ट करेंगे। सो दैट देन द इकोसिस्टम, सो देन द ट्रीज लेफ्ट इन द इकोसिस्टम वुड बिकम अ habitat for the decomposers. So when left it would become a habitat for the, it would become habitat for what? It would become a habitat for the, इस चीज के लिए हैबिटेट बनेंगे decomposers and fungi which will return CO2 to atmosphere gradually and nutrients to the soil as they bloom, or bloom नहीं, as they continue to decompose। तो ये हमने तीनों चीजों की बात कर ली, दोनों एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए। सो दिस ब्रिंग्स एन एंड टू दिस वीडियो। तो ख़त्म कर ली, जान छोड़ दी 1.5 घंटे की वीडियो में। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड बाय एंड गुड नाइट, अल्लाह हाफिज एंड लव यू।